हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में प्रकाश पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें शुरुआत में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन और फिर परावर्तन के बाद चलिए यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं कि कितना आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश से रिलेटेड सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका आएगा 12 नंबर का। 12 नंबर का यहीं से आएगा। यदि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तो 12 नंबर आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे फिजिक्स में प्रकाश से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, फिर परावर्तन के नियम, गोली दर्पण की वक्रता केंद्र, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं कुछ। फिर इसके बाद दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, फिर दर्पण के लिए सूत्र रेखीय आवर्धन, फिर आइए अब फिर अपवर्तन देखेंगे। परावर्तन का काम इतने में हो जाएगा। फिर देखेंगे अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। फिर गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनता है, वस्तु कहाँ होती है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती, क्या कैसे बनता है। फिर इसमें सूत्र जो है सारे सूत्र देखेंगे, लेंस का सूत्र, आवर्धन क्षमता और फिर लेंस की क्षमता। इसके बाद जो है एक चीज़ यहाँ पे हमने लिखे हैं, ये देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ये कहाँ गया, दर्पण का सूत्र रेखीय आवर्धन। ठीक, इसको पढ़ेंगे। फिर यहाँ से लेंस के लिए सूत्र देखेंगे। फिर इन दोनों को समराइज करके एक बार में याद कर लेंगे आसानी से, जो है ट्रिक के द्वारा आप जो है आसानी से याद कर पाएंगे। फिर ये देखिए अपवर्तन का काम इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद पढ़ेंगे मानव नेत्र से रिलेटेड। मानव नेत्र से रिलेटेड क्या क्या आता है, देखिए ये पूछ लेता है, मानव नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है, छूट गया यहाँ पे, समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई होता है। और फिर इसके बाद कुछ दोष हैं, जैसे ये जरा दृष्टि दोष, उल्टा हो गया ये लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, जरा दृष्टि दोष, फिर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता। ठीक है, फिर इसके बाद वर्णांधता देखेंगे। ये देखिए कितने दोष हो गए, 5 ये दोष हैं। फिर ये मानव नेत्र का काम इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और उसका अपवर्तनांक। ठीक, फिर इसी में जो है छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, कभी पूछ लेता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक, फिर दर्पण और लेंस का उपयोग। इतना पूरा कंप्लीट पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ये प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह पर आकर के टकराती है। मान लीजिए चिकनी अथवा पालिशदार सतह हो गई है आपकी, ये चिकनी अथवा पालिशदार सतह हो गई। इस पर प्रकाश की किरण जब आएगी, देखिए इस पर प्रकाश की किरण जब आती है इस प्रकार से, चलिए ये प्रकाश की किरण आएगी, ठीक, तो यहीं से टकरा करके पुनः क्या होती है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है ना, उसी माध्यम में वापस चली जाती है। ठीक, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह पर आकर टकराती है और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और इस आने वाली प्रकाश की किरण को हम कहते हैं क्या, आपतित किरण। ये होती है आपतित किरण। और जिस बिंदु पर ये, अच्छा, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है इसको बोलते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण। अब जिस बिंदु पर ये आकर के टकराती, देखिए परावर्तक तल के जिस बिंदु पर ये आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आकर के टकराती, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, अच्छा, अब ये आपतन बिंदु पर आकर के टकरा गई, फिर टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती, वापस जाने वाली प्रकाश की किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। और इस पूरी घटना, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ देखिए आपतन बिंदु पर हम खींचेंगे एक अभिलंब, एक लंब खींचेंगे। ये आपतन बिंदु पर ये खींचा गया, लंब हो गया, इसको हम बोलते हैं क्या, अभिलंब। ठीक, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है
इस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। इस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, परावर्तन कोण। ठीक है, ये लिख दें यहाँ पे, ये क्या? आपतन कोण। समझ जाएंगे ना? चलिए, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। अब एक बार फिर से बताइए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह पर आकर टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण। अच्छा, ये जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको परावर्तक तल कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलती है, आपतन बिंदु, और आपतित किरण आपतन बिंदु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस जाती है, उसी माध्यम में वापस जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब देखेंगे हम प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए नियम लिखेंगे ऐसे, फिर नीचे आपको लिखना है कि प्रकाश का परावर्तन निम्न दो नियमों के आधार पर होता है। प्रकाश का परावर्तन निम्न दो नियमों के आधार पर होता है। और ये आपका पहला नियम है क्या? ये तीनों एक तल में होते हैं। तीनों कौन कौन? आपतित किरण, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। हाँ, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों एक तल में होते हैं। अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? ये दोनों कोण बराबर होते हैं। कौन कौन से? हाँ, बहुत बढ़िया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए ऐसे लिख दे रहे हैं, आई बराबर आर। बाकी कथन के रूप में आप लोग लिख लीजिए कैसे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। ठीक है, क्विक रिवीजन करेंगे एक बार, जल्दी जल्दी समझते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे देखिए, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? कांच के खोखले गोले को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। कांच के खोखले गोले को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। ये है हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है, और इसके देखिए, ये गोली, कांच के खोखले गोले को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, समझिए, इसका जो केंद्र होता है इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? ये है वक्रता केंद्र। ये जो सेंटर है यानी केंद्र है, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। अब समझिए, वक्रता केंद्र तो बनेगा हमारा दर्पण में। ये दर्पण कौन सा है? गोलीय दर्पण। कांच के खोखले गोले को कहते हैं गोलीय दर्पण। अब इस दर्पण में से एक टुकड़ा काट लें, या कोई भी चाहे जितने टुकड़े कर लीजिए, तो उसका एक टुकड़ा ले लेंगे ना, तो ये कहलाएगा दर्पण। क्या कहलाएगा? दर्पण। ये टुकड़ा है। चलिए एक और टुकड़ा ले लेते हैं ऐसे ही। ठीक, अब इसमें जो है परावर्तन होगा प्रकाश का? अभी नहीं होगा। कब होगा? जब इसमें पॉलिश लगा देंगे। जब इसमें पॉलिश लगाएंगे। तो पॉलिश हम कहाँ लगा सकते हैं? उभरे हुए तल पर या फिर झुके हुए तल पर। ठीक, तो जब पॉलिश हम उभरे हुए तल पर लगाएंगे तो परावर्तन कहाँ से होगा? झुके हुए तल से। जब पॉलिश लगाएंगे उभरे हुए तल पर तो परावर्तन होगा झुके तल पर, और जब पॉलिश लगाएंगे झुके हुए तल पर तो परावर्तन होगा उभरे हुए तल पर। अब ये बता दीजिए, ये कौन सा दर्पण है? अवतल या उत्तल? ये है अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? ध्यान दीजिए, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के जब ऊपरी भाग पर या कहिए उभरे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं तो परावर्तन झुके हुए तल से होता है। तो इस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ये क्या है? कांच का खोखले गोले का कटा हुआ भाग। कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग में जब पॉलिश कहाँ करते हैं?
उभरे हुए तल पर करते हैं तो परावर्तन झुके हुए तल पर होता है। इस दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। अब ठीक इसी प्रकार से उत्तल दर्पण भी है। उत्तल दर्पण कैसे परिभाषित करेंगे? जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग पर पालिश झुके हुए तल पर किया जाता है तो परावर्तन उभरे हुए तल पर होता है। इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, ठीक है। अब ये देखिए परावर्तन यही नहीं हो रहा है ना झुके हुए तल से, तो इसको क्या बोलेंगे? जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? अभी बताए, परावर्तक तल। अब इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव, यानी पोल P, ठीक है। इसको P से डिनोट करते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। इसका भी ध्रुव यही होगा, ठीक। अच्छा, अब ये बात याद रखिए कि दर्पण में प्रत्येक दूरियां यहीं से नापी जाती हैं। कहाँ से? ध्रुव से। दर्पण में प्रत्येक दूरी कहाँ से नापेंगे? ध्रुव से, ठीक है। अब देखिए इसका केंद्र कहाँ आएगा? ये कटा हुआ गोला है ना, इसको अगर कल्पना करें, पूरा गोले की कल्पना करें तो ये गोला इधर से जाएगा और इस गोले का केंद्र यहाँ कहीं आएगा। हाँ, इधर कहाँ केंद्र आएगा? केंद्र तो बीच में होता है, तो कहाँ होगा? इधर आ गए, यहाँ कहीं ना। ये गोला अगर बन रहा है ऐसे तो इसका केंद्र इधर कहीं होगा। तो ये केंद्र बन गया, इसको बोलते हैं क्या? वक्रता केंद्र, ठीक है। ये C क्या है? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को लिख दें, ये मुख्य अक्ष। ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक। और ये वक्रता केंद्र है। अब समझिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के, अच्छा एक बात और, ये तो वक्रता केंद्र हो गया। केंद्र से जो दूरियां होती हैं, केंद्र से जो दूरियां होती हैं इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहेंगे। और जब यही बात दर्पण में हो जाएगी तो इसको हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? R है वक्रता त्रिज्या। ये लीजिए, R हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कैसे परिभाषित करेंगे? दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया वक्रता त्रिज्या? अच्छा, अब फोकस बिंदु कहाँ होता है? इसके जस्ट बीच में, इसके मध्य पॉइंट पर क्या होता है? फोकस बिंदु होता है बीच में, एकदम जस्ट वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में ही होता है फोकस बिंदु, ठीक है। चलिए, अब अगर फोकस बिंदु को परिभाषित करना चाहें, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी डायग्राम बनाएंगे उससे परिभाषित कर लेंगे। यहाँ से यदि करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। या कह लीजिए कि किसी भी दर्पण का फोकस बिंदु, किसी भी दर्पण का फोकस बिंदु उसके ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य में होता है, के बीच में होता है, ठीक है। फोकस बिंदु कहाँ होता है? दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र के बीच में होता है, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से यहाँ भी आप बना सकते हैं। अब हम समझेंगे और कुछ है। मुख्य अक्ष हो गया, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? प्रत्येक दूरी यहाँ कहाँ से नापेंगे? दर्पण में ध्रुव से। तो देखिए, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी हो जाएगी। ये बन जाएगी क्या? फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी फोकस दूरी। प्रत्येक दूरियां भाई ध्रुव से नापते हैं, बात ठीक है। चलिए, अब हम समझेंगे आगे। यही थोड़ी सी एक दो बातें समझ लें तो अच्छा रहेगा। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन आगे है, तो ये देखिए, यहीं अभी फिर से बता देंगे। यहाँ से देख लीजिए एक बार। ये है मुख्य अक्ष, ये फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र। तो इसमें दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको तीन बातें याद रखनी हैं। पहली तो, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, यही ना है मुख्य अक्ष,
मुख्य अक्ष के समांतर आ रही तो ये जाती फोकस बिंदु से। कहाँ जाती है? फोकस। चलिए दूसरे में बताते हैं। यहाँ से ये परिभाषाएं समझ में आई। गोली दर्पण क्या होता है एक बार बोल दीजिए फटाफट। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले को गोली दर्पण कहते हैं। कांच के खोखले गोले को और गोली दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा? गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र। फोकस बिंदु अच्छा मुख्य अक्ष से पहले हम देखेंगे ध्रुव। क्या? ध्रुव है ना, ये ध्रुव पोल। ध्रुव क्या होता है? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है। और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच दूरी फोकस दूरी, और फोकस बिंदु क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है। चलिए अब प्रतिबिंब बनने का नियम देखते हैं। इसमें जो है हम पहले एक दर्पण बना लें। ठीक है। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको 3 बातें याद रखनी है। ठीक है। ये अब ये मान लीजिए ये इसमें पॉलिश कर दे रहे हैं अगर हम, तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये बनेगा ध्रुव, और इधर मान लेते हैं वक्रता केंद्र है, तो इसके जस्ट बीच में होगा फोकस बिंदु। अब प्रतिबिंब बनाने के जो है 3 नियम है जिनको आपको याद रखना है। ये मुख्य अक्ष है, तो पहली बात तो यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही तो कहाँ जाएगी? फोकस से होके जाएगी। और इसका अपोजिट भी होता है, यदि समांतर आ रही तो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से आ रही तो वाह भाई, फोकस बिंदु से होकर के आएगी तो कहाँ से जाएगी? लेके आए यही एक ही फिगर बता दे रहे हैं। ठीक है। ये देखिए फोकस बिंदु से अगर आएगी प्रकाश की किरण तो क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक। और तीसरी बात, यदि वक्रता केंद्र से होकर के आएगी प्रकाश की किरण, कहाँ से आएगी? वक्रता केंद्र से होकर के आएगी तो ये उसी मार्ग से वापस चली जाती है, उसी मार्ग से वापस चली जाती है। चलिए, ये वक्रता केंद्र से यदि होकर के आ रही है तो जैसे आएगी वहीं से लौट जाएगी। ठीक है। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली फोकस से जाती है, और फोकस से आने वाली कौन है? आने वाली प्रकाश की किरण। हाँ, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। अच्छा, यहाँ परावर्तन जब होता है तब न जाती है। पूरा सेंटेंस कैसे लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से हो जाती है। सही है। और दूसरी बात, यदि फोकस बिंदु से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वक्रता केंद्र से होकर के आती है तो उसी मार्ग से वापस चली जाती है। ये तीनों बातें यदि आपको अच्छे से याद हैं, अच्छे से समझ लिए हैं, तो प्रतिबिंब बनाना बहुत ही आसान होता है। तो ये तो बन गया हमारा क्या, कौन सा दर्पण है? ये है अवतल दर्पण में हमने देख लिया। अवतल दर्पण में किरण कैसे आएगी, अब यहीं समझ लीजिए उत्तल दर्पण में भी। ठीक है। उत्तल दर्पण में भी यहीं देख लेते हैं। ये लीजिए, ये बन गया मुख्य अक्ष, और यहाँ हम बना देते हैं एक अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण ये कैसे कहलाएगा कि इसमें जो है परावर्तन हम झुके हुए तल पर कर देंगे। ठीक है। अब इसका वक्रता केंद्र कहीं इधर आएगा, फोकस बिंदु यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें भी वही बात होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस बिंदु से हो जाती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर लेके आइए। ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब फोकस बिंदु से कैसे जाएगी? इधर तो पालिश है, तो इधर तो आ नहीं पाएगी, तो फोकस बिंदु के सीधे में वापस लौट जाती है। ये फोकस बिंदु है ना, देख रहे हैं? ये लो, फोकस बिंदु के सीधे में ऐसे आ रही है। एक मिनट, ये चलिए, यहाँ से ऐसे आएगी तो जो है इस प्रकार से फोकस के सीधे में निकल जाएगी। ठीक है। और ये डॉट लाइन से पीछे बढ़ा दीजिए इसको। ठीक है। अब ये प्रकाश की किरण यहाँ से निकल जाएगी ऐसे ही। ये बात समझ में आई? नहीं समझे?
देखो क्या है, ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरण आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से जाती है, तो ये समांतर आ रही है। अब फोकस बिंदु से इधर तो आ नहीं पाएगी, इधर नहीं आ पाएगी, तो इसी के जस्ट सीध में वापस लौट जाती है, परावर्तित होकर के वो लौट जाएगी। समझ गए, फोकस के सीध में वापस लौट जाएगी। समझ में आया ये। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात क्या है, फोकस बिंदु से आने वाली समांतर हो जाए। फोकस बिंदु से यहाँ कैसे ले आओगे, वस्तु तो इधर होगी, डायरेक्ट इधर कैसे आएगा, छोड़ो इसको। और दूसरी बात ये लो, वक्रता केंद्र ले लो, वक्रता केंद्र से होकर के आने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, उसी मार्ग से वापस चली जाती। तो ये लीजिए, वक्रता केंद्र से होकर के आने वाली किरण दिखा दें, कहाँ से दिखाएं, या नीचे दिखा दे क्या, ये लीजिए, इधर से आ रही है इसे, ठीक है, इसके सीध में। चलिए, ये सीध में ऐसे ही निकल जाती है। बात समझ में आई, ऐसे देखिए, इस पे समझ में आएगा। यदि प्रकाशिक केंद्र के सीध में आ रही है ना, तो ये जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, ठीक है, जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। अब दूसरी बात देखिए, ये तीन बातें ये हो गई। अब इसके बाद परावर्तन के बाद दो किरणें जहां पर मिलती हैं, प्रतिबिंब वहीं बनता है। परावर्तन के बाद दो किरणें जहां मिलेंगी, प्रतिबिंब वहीं बनेगा। अब दो किरणें कहाँ मिलेंगी, ये प्रश्न होता है, फिर जहां जहां मिल जाएंगी वहीं वहीं हम प्रतिबिंब बना लेंगे। अब अगर प्रतिबिंब देखिए वास्तव में प्रकाश की किरण आकर के मिल रही है तो वास्तविक बनेगा। तो वास्तविक कैसे बनेगा, समझिए, ये दर्पण अवतल दर्पण है ना, तो प्रकाश की किरण देखिए सामने से आ रही है और सामने निकल रही है, तो प्रतिबिंब सामने अगर बन रहा है, सामने मिल रही हैं तो वास्तव में मिल रही हैं, और अगर पीछे मिल रही हैं तो मतलब आभासी। वैसे यहाँ पे भी प्रकाश की किरण जो है वो सामने ही रह जाएगी, हमेशा प्रतिबिंब यहीं बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा यहीं बनेगा। और कहाँ बनेगा, फोकस और दर्पण के बीच में। देखिए दो किरणें, कोई भी दो किरणें आकर के यहीं नहीं मिली हैं, यहीं हमेशा मिलेंगी ही। कहाँ मिलेंगी, फोकस और दर्पण के बीच में, या फोकस और ध्रुव के बीच में। ये कौन सा दर्पण है, हाँ, उत्तल दर्पण में ये कहानी हो गई। अब प्रतिबिंब बनाया जाए। चलिए पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण में ये 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन में हमको बनाना है प्रतिबिंब, ठीक है। तो चलिए सबका मुख्य अक्ष पहले खींच लें। ठीक, ये हो गया मुख्य अक्ष। एक एक बनाएं, चलिए बनाते चले। ये बन गया हमारा मुख्य अक्ष, और यहाँ हम लिख देंगे एक दर्पण, कौन सा, अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण ये बन गया। अब अवतल दर्पण का ये होगा ध्रुव, और इधर कहीं होगा वक्रता केंद्र, और यहीं कहीं होगा फोकस केंद्र, ठीक। तो पहला कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो ये देखिए अनंत यानी दूर से आने वाली प्रकाश की किरण समांतर मान लो, ठीक है, दूर से आने वाली प्रकाश की किरण समांतर मान लेते हैं, ठीक। ये प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी ना, ये ले जाओ, ठीक। और दूसरी एक किरण बहुत दूर से आ रही है, उसको भी समांतर मान लीजिए, यहाँ नीचे से खींच लीजिए ऐसे, तो जो समांतर आएगी कहाँ जाएगी, फोकस बिंदु से, देखिए फोकस बिंदु जाएगी। अब परावर्तित होने के बाद दो किरणें कहाँ मिल रही हैं, फोकस बिंदु पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। और कैसा बनेगा, सामने बना है तो वास्तविक होगा। ये कहाँ बना है, पहले ये लिखिए फोकस पर, या हम ऐसे लिख दें यफ पर, समझ जाएंगे, यफ पर बन रहा है यानी फोकस पर बन रहा है। और कैसा, वास्तविक। तो याद रखिए जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वो उल्टा होगा, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही होता है। और यहाँ बनेगा बिंदु के आकार का ना, अत्यंत छोटा, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं अत्यंत छोटा, हाँ, समझ में आया। चलिए अब इसमें बनाया जाए।
ये हो गया आपका दर्पण। ठीक, चलिए सब में दर्पण बना दें। और फिर ये देखिए इसका मध्य बिंदु जो है क्या कहलाएगा, ध्रुव, और ये बन गया वक्रता केंद्र और ये फोकस बिंदु। फिर ये बनेगा ध्रुव, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु, ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु। कोई डाउट तो नहीं ना आ रहा है? अब वस्तु को रखेंगे, देखिए कहाँ, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। दूसरा ये है वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र। दूसरे से शुरू करिए। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत बहुत दूर है और ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहीं कहीं वस्तु रख दे रहे हैं। ये वस्तु हो गई। अब इसमें प्रकाश की किरण कैसे आएगी? समांतर आएगी। तो कहाँ जाएगी? बस वही तीन बातें हैं। क्या? समांतर तो फोकस, फोकस से समांतर, वक्रता केंद्र से सीधे। जो मन करे वो खींच लो, तीनों में से जो खींच सको वो खींच लो। समांतर आ रही तो कहाँ जाएगी? ये ले जाओ। अच्छा, केंद्र से खींच लो। वक्रता केंद्र से आएगी ऐसे प्रकाश किरण। अब इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये लो, वक्रता केंद्र के सीध में आएगी तो वहीं से वापस लौट जाएगी, वहीं से वापस लौट जाएगी। ये आई और ये गई, ये लौट के इधर से जा रही है। ये देखिए आ करके इधर से जा रही है। तो परावर्तन के बाद दोनों किरणें जहाँ मिलेंगी वहीं ना प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब हमारा यहीं बन जाएगा। ठीक है। अब ये प्रतिबिंब कहाँ बना है? केंद्र व यफ के बीच, केंद्र और वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है। और ये छोटा है, हाँ, ये वस्तु से छोटा है। ठीक, चलिए अब थोड़ा और नज़दीक ले आइए। ये यहाँ भी खींचिए। ये है क्या? अवतल दर्पण। ध्यान दीजिए, क्या है ये? अवतल। ये हो गया हमारा ध्रुव। ठीक है, ये बन गया ध्रुव। और ये वक्रता केंद्र, इसका मध्य बिंदु फोकस बिंदु। और जब वस्तु कहाँ रखनी है? वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखिए। वक्रता केंद्र पर रखेंगे, फिर वैसे ही खींचना है। कैसे? समांतर आएगी तो फोकस से ले जाइए, और फोकस से आने वाली समांतर हो जाएगी। चलो, ये लो, समांतर आ रही है तो कहाँ से आएगी? ये जाएगी फोकस बिंदु से। ठीक। और दूसरी यदि फोकस बिंदु से होकर के आएगी, फोकस बिंदु से आएगी तो कहाँ जाएगी? समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये लीजिए, समांतर आ रही है तो फोकस बिंदु जाएगी, और फोकस बिंदु से आ रही तो समांतर होके जाएगी। और ये दोनों किरणें मिलेंगी कहाँ? वक्रता केंद्र पर। अब ये प्रतिबिंब कैसा कहाँ बना है? वक्रता केंद्र पर। कैसा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का। वास्तविक, उल्टा और, हाँ, वस्तु के आकार का बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखें। अब यहाँ पे रख दीजिए। चलिए, अब फिर वही बात, वक्रता केंद्र पर रख चुके हैं ना। अब की कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। लो, अब क्या करना है? प्रकाश की किरण लेके आइए। कहाँ से? समांतर आएगी। हाँ, ध्यान दीजिए, समांतर वाली कहाँ से जाती है? ये ले जाइए फोकस से। ठीक। और दूसरी
फोकस से अगर आएगी तो समांतर हो जाएगी। ये क्या हुआ यार, ये समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जाएगी फोकस बिंदु से, ठीक, और फोकस बिंदु से आने वाली कहाँ जाएगी, समांतर होके जाएगी। ये लीजिए, अब ये दोनों किरणें कहाँ मिलेंगी, जहाँ भी मिलेंगे प्रतिबिंब वहीं बन जाएगा। ये बन गया, ठीक। ये वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बनेगा और वस्तु से बड़ा बन जाएगा। कैसा बनेगा, यहाँ लिखेंगे C से अधिक दूरी पर, C से अधिक दूरी पर वास्तविक और यहीं लिख दे रहे हैं बड़ा, ठीक है। अब फिर आगे देखेंगे कहाँ रखना है वस्तु को, फोकस पर। वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु पर रखेंगे। ये रखिए फोकस बिंदु पर, ठीक है। फिर वैसे ही खींचना है। ये समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जाएगी, समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से, और अब फोकस बिंदु पर है तो फोकस बिंदु से कैसे ले आएंगे, फोकस बिंदु पर ही वस्तु आ गई ना, तो यहाँ से खींच नहीं पाएंगे, तो क्या करिए वक्रता केंद्र से ले जाइए। तो वक्रता केंद्र के सीध में जब आएगी ऐसे तो लौट जाएगी वही मार्ग से, तो ये वक्रता केंद्र के सीध में ऐसे समांतर होकर चली जाती है। ये क्या होगी, समांतर ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये मान लेंगे कहाँ मिल रही है, अनंत पर। अब ये प्रतिबिंब हमारा बनेगा कहाँ, अनंत पर, ठीक है। अनंत पर यानी सामने है ना, तो ये इसको वास्तविक ही कहेंगे, और जब वो वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और यहाँ हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि बड़ा बनेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें अंतिम प्रतिबिंब, इसमें अंतिम तरीके से बनाते हैं। कहाँ बनाए रखा है, दर्पण और फोकस के बीच में हो। ये लीजिए आपका दर्पण हो गया, और फिर ये बन जाएगा ध्रुव, और ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो जाएगा फोकस बिंदु, और इसके बीच में वस्तु को रखनी है, ठीक। अब फिर इसमें जो है प्रकाश की किरण ले आइए। समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, फोकस से, ठीक। और प्रकाशिक केंद्र ये दूसरी वाली फोकस से लेके आएंगे तो इधर निकल जाएगी, इधर किधर जाएगी। तो ये काम करिए, वक्रता केंद्र से लेके आइए। कहाँ से, वक्रता केंद्र से लेकर के आएंगे जब, ये वक्रता केंद्र से, ठीक है, तो ऐसे ही निकल जाएगी भाई, ठीक। अब इसको हमको बढ़ाना होगा पीछे की ओर, ये, ठीक है। इधर तो मिल नहीं पाएगी, जिधर जितना इधर जाएगी ये दूरी बढ़ती जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, पीछे डॉट लाइन से बढ़ाएंगे, तो ये प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा इस प्रकार से। ये क्या है यार, और फिर ये चलिए यहीं कहीं मिल रही, ठीक। ये प्रतिबिंब यहाँ बन गया भाई। अब जहाँ देखिए प्रतिबिंब ये बना जो है, देख रहे हैं, ये जो प्रतिबिंब है वास्तव में प्रकाश की किरण इधर तो आएगी नहीं, वास्तव में प्रकाश की किरण इधर नहीं आएगी, तो ये प्रतिबिंब बनेगा आभासी। ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। ये मुख्य अक्ष को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, ये, ठीक। और जब भी प्रतिबिंब इसमें आभासी बनता है ना तो बड़ा बनता है। कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो ये बनिए, देखिए पहले कहाँ बना, इसको लिखे हैं ना, कहाँ बना है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और कैसा, आभासी। जब भी देखिए वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा। देख रहे हैं सीधा ना, जिधर वस्तु का, देखिए इस वस्तु का सिर किधर ऊपर है, इसका भी सिर ऊपर है, सिर ऊपर है मतलब सीधा है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है, और वस्तु से
बड़ा बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका प्रतिबिंब बन गया। अब याद कैसे रखना, सुनिए ध्यान दीजिए। जब वस्तु अनंत पर होती है प्रतिबिंब फोकस पर, पहला और लास्ट देखिए दोनों सेम लग रहा है। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर, और यहाँ क्या है, जब वस्तु फोकस पर, कहाँ गया ये वाला पांचवा, जब वस्तु फोकस पर, पहला और पांचवा देखिए। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, और जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर। जस्ट अपोजिट है ना, वस्तु अनंत पर होगी प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और जब वस्तु फोकस पर आएगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। सही है। अब देखिए, अनंत पर वस्तु है तो फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो जैसे जैसे वस्तु को नज़दीक ले आएंगे प्रतिबिंब दूर हटता जाएगा। वस्तु जैसे जैसे नज़दीक आएगी प्रतिबिंब दूर होता जाएगा। अब देखिए, वस्तु पहले अनंत पर थी तो थोड़ा नज़दीक ले आए, यानी वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर ले आए, तो देखिए पहले फोकस पर बना था जब अनंत पर था, थोड़ा सा नज़दीक ले आए तो ये थोड़ा सा दूर हट जाएगा। फोकस पर था तो और दूर हट गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन जाएगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, वास्तविक उल्टा छोटा बनेगा। और नज़दीक ले आइए, ये और दूर हट जाएगा। थोड़ा और नज़दीक देखिए, इसको और नज़दीक ले आए तो ये और दूर हट गया, इसको नज़दीक ले आए वक्रता केंद्र पर बना, ये दूर हट करके कहाँ चला गया, वक्रता केंद्र पर। ठीक, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। वस्तु के आकार का हो गया, नज़दीक ले आएंगे ये दूर हटता जाएगा, आकार भी बढ़ता जाएगा। पहले अत्यंत छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर अब वस्तु के आकार का हो गया। कब वस्तु के आकार का हो गया, जब वक्रता केंद्र पर रखे। अब और नज़दीक ले आएंगे तो ये और दूर जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो अब और नज़दीक ले आने का मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रख दिए तो प्रतिबिंब और दूर बन जाएगा, यानी वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बन जाएगा, अब बड़ा बन गया। वक्रता केंद्र तक आते आते जो है वो छोटा ही रहता है, वक्रता केंद्र पर वस्तु के आकार का हो जाएगा, और वक्रता केंद्र से और नज़दीक ले आएंगे तो ये और दूर हो करके आकार बढ़ जाएगा इसका। ठीक, फिर अगला फोकस बिंदु पर आ गया, तो जब फोकस बिंदु पर होता है वस्तु तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जान ही रहे हैं। अब अगली बात कि जब फोकस और दर्पण के बीच में रखेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। अब ये दर्पण और फोकस के बीच में जब रखेंगे तभी प्रतिबिंब इसका दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। तो याद रखिए कि अवतल दर्पण में केवल एक कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी कब बनता है, दर्पण और फोकस के बीच में होती है। बात समझ में आई। चलिए अब देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। नहीं खींचे हैं, चलिए इसी में नेक्स्ट पेज ले रहे हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा एक ही प्रकार से बनता है, वस्तु कहीं भी हो एक ही प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। देखिए बना के, ये लीजिए, ये हमारा हो गया क्या, अवतल दर्पण हो गया। क्या लेना है, उत्तल दर्पण, ये लो उत्तल दर्पण। और ये मान लीजिए, क्या मान लें, वक्रता केंद्र, और ये फोकस बिंदु। वस्तु सामने ही रहेगी ना, तो सामने यहाँ वस्तु को रखिए ना। अब प्रकाश की किरण कहाँ से ले आएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। अब समांतर वाली किरण फोकस से आनी चाहिए, तो फोकस से आएगी नहीं, इसी के सीध में वापस लौट जाएगी। इसको पीछे बढ़ाएंगे डॉट लाइन से। ठीक, और फिर अगला वक्रता केंद्र के सीध में जो होगी वो वक्रता केंद्र के सीध में आने वाली किरण वहीं से लौट जाती है ना, तो इसको पीछे डॉट लाइन से बढ़ाएंगे इस प्रकार से। ठीक, अब ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलेंगी प्रतिबिंब वहीं बनेगा। कहाँ, यहीं मिल रही हैं तो यहीं प्रतिबिंब बना दीजिए। ठीक, ये हमेशा इसमें ऐसे ही प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारी वस्तु हो गई और इसका ये बन गया प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी होता है। ये बहुत अच्छे से याद रखिए। उत्तल दर्पण में ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बनेगा, जब भी आभासी होगा तो सीधा होगा, आभासी सीधा। और ये छोटा होगा, कहाँ बनेगा, फोकस और
फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस हुआ, यही आपका है, फोकस और ध्रुव के बीच में। ये फोकस हुआ, ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब बनेगा छोटा, आभासी, सीधा। ठीक, ये प्रतिबिंब बन गया। आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखेंगे हम लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने से पहले अपवर्तन का नियम हमको देखना था। यहाँ नहीं ले आए क्या अपवर्तन वाला? चलिए, अपवर्तन का नियम, प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन का नियम अब समझेंगे। ठीक, इसमें नहीं लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज ले रहे हैं। प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी। अब प्रकाश की किरण किन किन माध्यमों में चल सकती है पहले ये देख लीजिए। निर्वात में चल सकती है, वायु में जा सकती है, जल, कांच और हीरे में जा सकती है प्रकाश की किरण। निर्वात, वायु, जल, कांच और हीरा। अब ये बातें याद रखिए। निर्वात मतलब कुछ भी नहीं, वायु मतलब एयर, वायु हो जाएगा, जल मतलब वाटर, डब्लू, कांच ग्लास, डायमंड, डी हो जाए। तो डी लिखा है जान लीजिए हीरा, जी लिखा है कांच, डब्लू जल, ए एयर, वायु। ठीक है। अब देखिए इतने माध्यमों में प्रकाश की किरण जाती है। अब देखिए वायु, जल, कांच, हीरा। तो इसमें देखा जाए कि क्रम से जैसे इधर आ रहे हैं हम लोग लिखें जिस प्रकार से वायु, जल, कांच और हीरा, तो इसमें क्या है कि इसका घनत्व तो बढ़ता जा रहा है। घनत्व तो बढ़ने का मतलब एकांक आयतन में अणुओं की संख्या अधिक हो रही है। या कह लीजिए अणुओं की संख्या पास पास है। जिन कणों से मिलकर के बना है वे कण बहुत पास पास होते जा रहे हैं। जैसे वायु में कण थोड़ा दूर हैं, जल में और पास पास हो गए, कांच और पास पास, ये हीरे में और भी पास। तो ये जो है विरल से क्रमशः सघन की ओर हो गया। ये जो है सबसे विरल माध्यम इधर हो जाएगा, और जैसे इधर आएंगे ये क्या बन जाएगा? सघन माध्यम। तो विरल से सघन, तो वायु से ज़्यादा सघन कौन है? जल। जल से ज़्यादा कांच, कांच से ज़्यादा हीरा। ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे हम अपवर्तन कैसे होगा। ये प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती? विचलित हो जाती। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है। अब ये माध्यम इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है। एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अब विचलित कैसे होती है? अब विचलित होने का मतलब ये है कि विरल से सघन में आ रही है कि सघन से विरल में आ रही है। तो जब विरल से सघन में आएगी ना तो अभिलंब के पास हो जाती है, अभिलंब के पास हो जाती है। और सघन से विरल में जब जाती है तो दूर हो जाती है। विरल में कण दूर दूर होते हैं ना, सघन में कण पास पास होते हैं। सघन में कण पास पास होते हैं, विरल में कण दूर दूर होते हैं। तो यही बात याद रखिए कि जब विरल से प्रकाश की किरण सघन में आएगी तो क्या हो जाएगी? अभिलंब के पास हो जाएगी। और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है। चलिए ये ऊपर आपका हो गया, मान लीजिए कोई भी माध्यम ले ले, वायु, और नीचे ले रहे हैं जल। ठीक है। तो प्रकाश की किरण देखिए ये वायु में आ रही है, वायु में से, ठीक, वायु में से होके ये आ रही है। अब अगर इधर भी वायु होता, इधर भी क्या होता? वायु होता, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे ही निकल जाती, ऐसे निकलती ना, लेकिन ऐसे निकलेगी नहीं। ठीक है। अब देखिए वायु से जल में आ रही है। जल हमारा देखिए वायु और जल में कौन सघन है? जल सघन है। तो विरल से सघन में आ रही है, सघन में आ रही तो अभिलंब के पास हो जाएगी। अभिलंब यही ना वाला है। तो ये देखिए सीधे ऐसे नहीं निकलेगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की, देखिए ऐसे निकलना था, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये प्रकाश किरण समझ में आया? अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये लीजिए। ठीक, ये आने वाली प्रकाश की किरण हो गई आपतित किरण, और इसका हुआ है क्या? अपवर्तन। ठीक है। तो ये बन जाएगी अपवर्तित किरण। यहाँ लिखेंगे आपतित किरण, और नीचे ये बन गई क्या? अपवर्तित किरण। ठीक है। देखिए लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना लीजिए, फिर पानी उनी पीजिए। अपवर्तित किरण। हाँ कुछ लोगों को प्यास लग गई है।
अपवर्तित किरण। समझ गए? ये है क्या? अभिलंब। ये क्या है? हाँ, अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। वाह, ठीक। अब समझिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको कहेंगे आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण आई। और अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा अपवर्तन कोण। ठीक है। अच्छा, अब वैसे नियम इसमें भी हो जाएगा। अपवर्तन के नियम, प्रकाश का अपवर्तन निम्न दो नियमों के आधार पर होता है। प्रकाश का अपवर्तन दो नियमों के आधार पर होता है। पहला नियम है, ये तीनों एक तल में होते हैं, वही है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ लिखेंगे, आपतन कोण ये आई और अपवर्तन कोण आर। अब इसमें हम लगाएंगे साइन। साइन को बोलते हैं ज्या। क्या कहते हैं? ज्या। तो ये आपतन कोण की ज्या और ये हो गई अपवर्तन कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अनुक्रमानुपाती। कौन? आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, ये हो गया दूसरा नियम। तो यदि आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर है तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, प्रपोर्शनल का निशान जब भी आता है, ये अनुक्रमानुपाती वाला निशान जब भी आता है तो ये हटता है और आता है बराबर, और साथ में एक लेके आता है नियतांक। तो यहाँ जो नियतांक होगा यन। अब ये नियतांक किसके लिए है? किसी माध्यम का ये अपवर्तनांक है। यदि माध्यम बदल जाएगा तो अपवर्तनांक बदल जाएगा, माध्यम बदल जाएगा तो अपवर्तनांक भी बदल जाएगा। तो यहाँ से अपवर्तनांक यन बराबर क्या आएगा? साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, यही स्नेल का नियम है, इसे स्नेल समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, यही का स्नेल का नियम है। अच्छा, ये क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। यन क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। यदि किसी माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित करना है तो यहीं से कर सकते हैं। क्या? किसी माध्यम का अपवर्तनांक आपतन कोण की ज्या, और ये अपवर्तन, सुनो ध्यान से, अपवर्तन किस में हो रहा है? दूसरे माध्यम में। जिस माध्यम में हो रहा है अपवर्तन, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण मुड़ रही है जो प्रकाश की किरण यानी अपवर्तित हो रही है, वो किस माध्यम में अपवर्तित हो रही है? पहले वाले में, दूसरे वाले में? दूसरे। हमेशा प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में ही तो अपवर्तित होगी। किसी एक माध्यम से आएगी, दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है, दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है यानी अपवर्तित हो जाती है। तो हमेशा अपवर्तन दूसरे माध्यम का होता है, तो अपवर्तनांक भी दूसरे माध्यम का ही होगा। ठीक है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक आपतन कोण की ज्या और उस माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। सुन लो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, ये माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। अब अपवर्तनांक से रिलेटेड केवल एक फार्मूला हम बताएंगे, वो भी एक बार। देखिए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यदि निकालना है तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए दोनों माध्यम का अपवर्तनांक, या फिर दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल, या दोनों माध्यमों में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, क्या क्या पता होना चाहिए? अपवर्तनांक, प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य। दोनों माध्यमों में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दोनों माध्यमों में चाल, दोनों माध्यमों में अपवर्तनांक। अब यदि मान लेते हैं पहले माध्यम, ध्यान दीजिए, अपवर्तनांक को n से दिखा देंगे, चाल को किससे दिखा लें? v से, और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दिखाते हैं। तो यदि देखिए, वायु का अपवर्तनांक है, ध्यान समझिए, किसका? वायु का अपवर्तनांक, तो यानी a। वायु में प्रकाश की चाल va, और वायु में प्रकाश की चाल को c से भी दिखाते हैं। ठीक है, और वायु में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा a हो जाएगा। समझ में आया? अब इसी प्रकार से यदि जल में लिखना है, इसमें लिखना है जल में, तो ये क्या हो गया? जल का अपवर्तनांक। ठीक, ये क्या हो गया? जल में प्रकाश की चाल। थोड़ा सोचो फिर बोलो, ये क्या है? जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। अब यहाँ वाटर मतलब जल, ये क्या है? हाँ, जल में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हो गई। ठीक है, ये जल में प्रकाश की चाल है, ये जल में जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। अब अगला, आगे वाला माध्यम यदि नहीं पता है, पहला वाला माध्यम नहीं पता है,
पहला वाला माध्यम जब नहीं पता होता है तो जो अपवर्तनांक होता है उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ये जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। क्या है? ये जल में प्रकाश की चाल हो गई, ये जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हो गई। समझ में आया? अब इसी प्रकार से अगर कांच के लिए लिखा जाए तो Ng क्या हो गया? कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। Ng क्या है? कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। थोड़ा धीरे बोलो। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। और ये क्या है? कांच में प्रकाश की चाल। और ये क्या है? कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। आप लोग जो लोग देख रहे हैं साथ में बोलते जाइए जिससे याद हो जाएगा। चलिए, और फिर ये बातें हो गई। देखिए अपवर्तनांक, चाल, तरंग दैर्ध्य अलग अलग माध्यमों में आप समझ पाएंगे ना। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखे हैं यदि 1 लिख दिए, सब जगह क्या 1 लिख दिए, जो पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, यही ना। चलिए अब अपवर्तनांक यदि दोनों माध्यमों का दिया हो ना तो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को ऊपर लिखते हैं, पहले माध्यम के अपवर्तनांक को नीचे। और यदि चाल और तरंग दैर्ध्य दिया हो तो यही उल्टा हो जाता है, पहले माध्यम वाला ऊपर लिख देते हैं, दूसरे माध्यम वाला नीचे। चाल और तरंग दैर्ध्य में पहले वाले माध्यम को ऊपर लिखेंगे और अपवर्तनांक में पहले वाले माध्यम को नीचे। समझ गए? तो ये क्या होगा? पहले माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल, पहले माध्यम में तरंग दैर्ध्य बटे दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य, ये होता है भाई। अब इसी की सहायता से आप कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। चलिए एक बना के बताइए जल्दी से। वायु के सापेक्ष, आप लोग कॉपी पे लिखिए जल्दी से, अभी देखेंगे। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा? जल का अपवर्तनांक बटे, इसको तो हम एक बार लिख दे रहे हैं, आप लोग लिखिए ये वाला, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखिए। इसको हम बता रहे हैं अपवर्तनांक के रूप में लिखेंगे, चाल के रूप में लिखेंगे, तरंग दैर्ध्य के रूप में लिखेंगे। देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या बनेगा? जल का अपवर्तनांक बटे वायु का अपवर्तनांक। और चाल यदि दिया हुआ हो तो क्या? वायु में चाल बटे जल में चाल। और तरंग दैर्ध्य लिखना है तो वायु में तरंग दैर्ध्य बटे जल में तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिख लीजिए फटाफट। ये क्या आएगा? जल का अपवर्तनांक हो गया। चलिए ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जल का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक। ये क्या होगा? जल में चाल बटे कांच में चाल। और तरंग दैर्ध्य के लिए उल्टा हो गया जी। हाँ, तो ये पहले माध्यम वाला ऊपर लिखते हैं, कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। और ये तरंग दैर्ध्य वाली बात में क्या लिखेंगे? ये लैम्डा जी बटे। हाँ, समझ में आई बात? कोई भी फार्मूला ऐसे बना लेंगे ना। अब अगर फार्मूला बना लेंगे तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम और ये अपवर्तनांक से रिलेटेड फार्मूले। ठीक है, तो ये अपवर्तन का काम हो गया। अब देखेंगे हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, उत्तल लेंस में देखिए, पहले उत्तल लेंस बना लें। ये लो, हर जगह पहले उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस। अब इसमें भी वही बात होती है, कौन सी बात? कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाती है और फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और वहाँ देखिए था कि वक्रता केंद्र से आने वाली, यहाँ होता है प्रकाशिक केंद्र। और प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है? इसके बीच में यहाँ। ठीक है, और प्रकाशिक केंद्र को यदि परिभाषित करना चाहें तो परिभाषित कर दें कि आगे बढ़ें? बता दें। ये लो, ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। और ये हो गया मुख्य अक्ष। अब इसमें प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। ठीक, अब ये देखिए विरल से सघन माध्यम है, तो विरल से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है, यही ना। तो यहाँ अभिलंब की जरूरत, देखिए ये इस पर लंब ऐसे ने बनेगा,
अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये प्रकाश की किरण इधर है तो थोड़ा सा ये इधर से होके जाएगी, ये हो गया। अब यहाँ फिर से अभिलंब की ज़रूरत है, सघन से विरल में जाएगी, तो यहाँ फिर से एक अभिलंब खींच दीजिए। अब ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, यहाँ थोड़ा सा ये दूर हटा दीजिए। तो ये हो गई हमारी आपतित किरण, ये हो गई निर्गत किरण, ये बीच में अपवर्तित किरण। फिर लेंस के भीतर ये क्या बन गई, इतना, ये अपवर्तित किरण है, और ये क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, निर्गत किरण। तो आपतित लिख दें क्या, आपतित किरण समझ लीजिए, और ये क्या है, निर्गत किरण, और ये क्या है, अपवर्तित किरण। समझ गए। और इस रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब समझिए कि आपतित किरण निर्गत किरण यदि एक दूसरे के समांतर हो, आपतित किरण निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो, तो लेंस के भीतर अपवर्तित किरण, लेंस के भीतर अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या से कहें, सी से, ठीक है, क्या है, प्रकाशिक केंद्र। कोई डाउट, प्रकाशिक केंद्र समझ में आया ना। क्या, आपतित किरण और निर्गत किरण जब एक दूसरे के समांतर होती हैं तो लेंस के भीतर अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण जो होती है वो, हाँ, उसी मान में वापस नहीं आती, वो सीधे निकल जाती है, वो अपवर्तित नहीं होती, मुड़ती नहीं है। ठीक है, चलिए अब बनाया जाए प्रतिबिंब। अच्छा, पहले तो ये चीज़ें लिख लो, वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, और ये फोकस बिंदु। ठीक है, वक्रता केंद्र फोकस बिंदु, इधर भी बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु। ठीक, और फिर इधर फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। बात समझ में आ रही है। ये प्रथम फोकस बिंदु है। प्रथम फोकस बिंदु क्या होता है, जिस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस बिंदु होता है। ठीक है, चलिए छोटा सा बना के दिखा दे, क्या यही बना के दिखा दे रहे। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण पर जो है फोकस बिंदु सूख जाती है, ये होता है द्वितीय फोकस बिंदु। द्वितीय फोकस बिंदु कैसे परिभाषित करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, सुन लो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है उसे द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। और प्रथम फोकस बिंदु क्या होगा कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। प्रथम फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु, समझ में आया क्या, कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वो प्रथम फोकस बिंदु होता है। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से होकर के जाती है उसे द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। ये हमारा हो जाएगा C1 F1। अब इधर ऐसे C2 F2, C2 F2, वैसे यहाँ भी F1 क्या है, प्रथम फोकस बिंदु, ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये F2 क्या है, ये वक्रता केंद्र है। F1 C1 C2 F2, ये लो C1 F1 और ये। अच्छा, एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि लेंस से जितनी दूरी पर F1 होगा ना, उधर उतने ही दूरी पर यहाँ F2 भी होगा। ये F2 और ये C2। ठीक है, दूरी थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है लिखने में, बाकी ये दूरियां हमेशा बराबर होती हैं। कौन सी, जितना ये लेंस से F1 की दूरी होती है, ध्यान दीजिए, जितना लेंस से F1 की दूरी होती है उतने F1 से C1 की दूरी होती है। लेंस F1 C1 ये दूरियां बराबर होती हैं, और इधर भी उतने ही दूरी होती है, लेंस से F2 की दूरी और F2 से C2 की दूरी ये बराबर होती है। ठीक, अब प्रतिबिंब बनाया जाए फटाफट ना। चलिए, जब वस्तु अनंत पर है, अनंत वाली ऐसे ही ले लीजिए, समांतर आएगी, कैसे आएगी, समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी, फोकस से, तो ये बनेगा फोकस पर बिंदु के आकार का वास्तविक उल्टा छोटा। ठीक, हम कह दे रहे हैं, लिखेंगे समय लगेगा, बात वही है, समझ रहे हैं। अब कहाँ रखेंगे वस्तु को,
वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। जब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखेंगे फिर वही बात, समांतर आएगी कहाँ जाएगी, फोकस से। और फोकस से ले आइए या तुम्हारी इच्छा है वक्रता केंद्र से ले आइए। वक्रता केंद्र से ले आएंगे तो लेंस को बड़ा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे हम, फोकस बिंदु से ले आएंगे। फोकस बिंदु से आने वाली कहाँ जाएगी, कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और ये बनेगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ें। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रख दीजिए। वक्रता केंद्र पर जब रखेंगे तो फिर वही बात पड़ेगी, समांतर आए कहाँ जाएगी, फोकस से। आसान लग रहा है नहीं? अब फोकस से ले आइए कहाँ जाएगी, समांतर। ये ओहो, ये कहाँ से, ये C2 पर बनेगी वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनती है, वही बात ना। जैसे जैसे नज़दीक ले आएंगे दूरी बढ़ती जाएगी, आकार भी बढ़ता जाएगा। ठीक, चलिए अब और नज़दीक ले आए, कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दीजिए। फिर समांतर आए कहाँ जाएगी, फोकस से। फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। ये लो, हाँ ये ये लीजिए, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर अब बन जाएगी और वस्तु से बड़ा बन जाएगा। ठीक, नज़दीक ले आएंगे तो और दूर हो जाएगी और कैसी बन जाएगी, वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब कैसा बन गया, वास्तविक, कैसा बना, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। चले अब और नज़दीक ले आइए, कहाँ, फोकस पर। ये बातें याद है ना, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बना, और जब वस्तु फोकस पर होगा प्रतिबिंब, हाँ, तो चाहे लेंस हो या दर्पण। दर्पण में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। लेंस में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, हाँ उत्तल लेंस। ठीक है, अब ये लीजिए, समांतर आयत कहाँ जाएगी, फोकस से। ये ले लीजिए इधर प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से लेके आएंगे इस प्रकार से। ये क्या हुआ, ये प्रकाशिक केंद्र से ऐसे आएगी, लीजिए लाइन सीधे खींच दे। चलिए ये सीधे समांतर ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये C2, ये F2। ठीक है, अब ये क्या होगी, ऐसे समांतर निकल जाएगी और समांतर निकल जाएगी कहाँ मिलेगी, अनंत पर मानेंगे तो ये बनेगा प्रतिबिंब कहाँ, अनंत पर, वास्तविक उल्टा बड़ा। ठीक, चलिए अब और नज़दीक ले आएंगे, कहाँ, फोकस और दर्पण के बीच में रखेंगे, लेंस के। हाँ, दर्पण लिखे यहाँ, ओहो, यहाँ लेंस होगा। ठीक, और कहीं लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक है, ये ठीक है। तो और ये वक्रता केंद्र भी नहीं होगा, ये प्रकाशिक केंद्र होगा। वहाँ पे भी वक्रता केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र भाई, वक्रता केंद्र इसमें नहीं, वक्रता केंद्र, एक मिनट, प्रकाशिक केंद्र ही होगा। ये वस्तु की स्थिति है ना, हाँ ठीक है, वो ठीक है, वक्रता केंद्र होगा। अब इसमें वस्तु जो है देखिए, वक्रता केंद्र तो ये है ना, और ये बनेगा प्रकाशिक केंद्र। ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र और एक देखिए कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र पर रखे हैं। अब ये प्रकाश की किरण जो आती है, ये कहाँ, प्रकाशिक केंद्र तो यहाँ बीच में बनता है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण वो सीधे निकल जाती है। ठीक है, चलिए बनाइए। तो समांतर आएगी प्रकाश की किरण, कहाँ जाएगी, फोकस से, और ये प्रकाशिक केंद्र से आने वाली सीधे निकल जाएगी। इसको बढ़ाएंगे हम लोग पीछे की ओर डॉट लाइन से, तो जहाँ मिल जाएगी वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा बनेगा, आभासी सीधा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो जैसे ये हो गया, अब हम समझेंगे अवतल लेंस के द्वारा। जैसे वहाँ देखे थे उत्तल दर्पण के द्वारा केवल एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वैसे इसमें क्या होगा, अवतल लेंस से भी एक ही प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। और कैसे बनता है ये देखिए, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा लेंस कौन सा लेना है, अवतल लेंस। क्या लेना है, अवतल लेंस। अब ये बन जाएगा F1 और इधर
C1, इधर F2 C2। ठीक है, कहीं भी वस्तु रखिए एक ही प्रकार से बनेगा। यही बना दें। जय, ये नेक्स्ट पेज ले ले। ये मुख्य अक्ष हो गया, इधर ले लेते हैं ये अवतल दर्पण, अवतल लेंस, है ना। अब ये बन गया फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र F1 C1, ये बन गया फोकस बिंदु और ये बन जाएगा, ठीक। कहीं भी वस्तु रखिए, देखिए ये वस्तु हो गई, ये वस्तु है। अब फिर वही बात, यदि समांतर प्रकाश की किरण आ रही है तो कहाँ जाएगी, फोकस से। अब ये तो भाई फैलाता है प्रकाश की किरण को, ये क्या करता है, प्रसारित करता है, और जब फैलाएगा तो इधर दूर दूर हो जाएगी ये प्रकाश की किरण। अब ये ऊपर कहीं फोकस बिंदु तो मिलेगा नहीं। अब इसको जो है ये दूर जाएगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ, फोकस के सीध में आगे आएगी, ठीक। और फिर प्रकाशिक केंद्र देख रहे हैं, यही ना होता है, प्रकाशिक केंद्र से जो आती प्रकाश किरण वो सीधे निकल जाती है, ठीक, ऐसे ही निकल जाएगी ना। अब ये दोनों किरणें कहाँ मिलेंगी, हमेशा यही मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, हाँ, लेंस और फोकस बिंदु के बीच में, या कहिए कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में हमेशा सीधा आभासी छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान दीजिए, कैसा, सीधा आभासी छोटा। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ, एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्या था, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में एक ही प्रकार से प्रतिबिंब हमेशा बनता है ना, तो इसमें भी वैसे ही बनेगा। कैसे, ये लीजिए, देखिए दोनों को तुलना करके याद करेंगे ना तो कुछ दिन तक याद रहेगा। ये समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी, फोकस, ठीक है। और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से सीधे में जो आती है इस प्रकार से, देख रहे हैं, ये क्या है, अवतल दर्पण। कुछ दिन से का मतलब ये है कि ये क्या है, वाह भाई बहुत अच्छे, ये क्या है, उत्तल दर्पण, और ये क्या है, अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस की कहानी सेम है, देख रहे हैं। इसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी छोटा सीधा, यहाँ भी आभासी छोटा सीधा। अंतर ये है कि इसका जो आभासी है वो सामने है और इसका जो आभासी है वो पीछे है, बस इतना ही अंतर होता है इसमें, ठीक। आगे बढ़ें, ये बातें याद रखिएगा, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। और ये बातें यदि याद रहेंगी तो न्यूमेरिकल, मान लीजिए किसी कारणवश आपने कहीं गलत कर दिया, हो जाती गलतियाँ, तो पता पा जाओगे कि गलत हो गया है अगर ये बातें याद रखोगे। जैसे मान लीजिए उत्तल दर्पण में न्यूमेरिकल कह रहा है, मान लीजिए तुम्हारा ये वस्तु की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रतिबिंब इससे तुम्हारा आ गया 7 सेंटीमीटर, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर मिला लो कहाँ गलत किए हो, गलती पा जाओगे। चलो आगे लगाओ। आगे ये देखिए, दर्पण का सूत्र रेखीय आवर्धन। ये दर्पण का सूत्र रेखीय आवर्धन। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, देखिए डेरिवेशन इसका हमारे सिलेबस में है नहीं, तो सूत्र क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। रेखीय आवर्धन जो है वो होता है यम। रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, और यही बराबर हो जाता है -v/u के, ठीक, ये सूत्र है। और तीसरा f बराबर r/2, ये 3 ही सूत्र हैं इसमें, ठीक। और लेंस के लिए लिखें कि नहीं लिखें हम, लेंस के लिए सूत्र, चलिए जब आएगा उसी में देख लेंगे। लेंस के लिए चलिए लिख दे रहे हैं यार, ये हो गया हमारा दर्पण के लिए। लेंस के लिए क्या होगा, ये प्लस है ना तो ये वाला माइनस हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और आवर्धन यम बराबर आएगा I/O बराबर v/u। देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस लिखेंगे, बाकी f बराबर r/2 सब में सेम होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। अब देखते हैं हम, देखिए अपवर्तन का भी काम खत्म। अब देखते हैं हम मानव नेत्र, तीसरा भाग। मानव नेत्र में ये सचित्र वर्णन करने के लिए आता है, तो इस प्रकार से आप चित्र आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो मानव नेत्र का ये सबसे बाहरी दृढ़ अपारदर्शी भाग जो होता है, ये बाहरी वाला दृढ़ भाग जो होता है, इसको बोलते हैं दृढ़ पटल।
ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे होता है कोरॉइड, जिसको कहते हैं रक्तक पटल। क्या होता है? रक्तक पटल। दृढ़ पटल के नीचे होता है रक्तक पटल, ठीक है। और इसके नीचे रक्तक पटल, कोरॉइड भी बोलते हैं इसको। क्या लिख दें? क्या? कोरॉइड या रक्तक पटल, रक्तक पटल, ठीक। अब सबसे नीचे देखिए, लेंस के सबसे नीचे वाले भाग में वाली जो परत होती है वो होती है रेटिना, ठीक है, जहां पर प्रतिबिंब सीधा उल्टा प्रतिबिंब बनता है नेत्र लेंस के द्वारा। देखिए लेंस में प्रतिबिंब अभी बना के देखे ना, उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? मानव नेत्र लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है देख लीजिए ना। ये देखिए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब इस प्रकार से बनता है। कैसा बन रहा है? जिसको पर्दे पर, अच्छा ये बात और समझिए, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसी को पर्दे पर लिया जा सकता है। और रेटिना एक प्रकार का क्या है? पर्दा है। ये बातें याद रखिए, उसी पर प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब कैसा बनता है? बनेगा उसमें वास्तविक बनेगा। और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा। बात समझ रहे हैं? तो नेत्र लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। बात समझ में आई? और रेटिना का जो मध्य भाग होता है इसको बोलते हैं पीत बिंदु। रेटिना के मध्य भाग को क्या बोलते हैं? पीत बिंदु। तो इस प्रकार से इसकी आप जो है सचित्र वर्णन कर सकते हैं। नेत्र लेंस को क्या बोलते हैं? नेत्र तारा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें नेत्र लेंस के सामने जो उभरा हुआ भाग होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है इसको बोलते हैं कार्निया, ठीक। और ये कार्निया के पीछे क्या होते हैं? आइरिस लगा होता है। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, एक छिद्र होता है जिसको क्या बोलते हैं? नेत्र तारा बोलते हैं। और नेत्र लेंस के पीछे पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसको काच द्रव या काचाभ द्रव कहीं कहीं मिलता है, ठीक है। कांच द्रव या काचाभ द्रव होता है। समझ में आया? तो ये सचित्र वर्णन, ये जो है चित्र बनाने की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। अब देखेंगे हम लोग नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। आप थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, ठीक है। समंजन क्षमता, समंजन क्षमता क्या होती है? ध्यान दीजिए, बात यह है ना कि दूर वाली वस्तु जब देखनी होती है, समझिए ध्यान दीजिए, नेत्र लेंस तो एक ही है। जब दूर वाली वस्तु देखनी होती है, थोड़ा थोड़ा लिखते चल रहे हैं, दूर वाली वस्तु देखनी होती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बड़ी होनी चाहिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए। और हम लोग जानते हैं यफ बराबर होता है r/2, यानी यफ का मान ज़्यादा होगा तो आर का मान भी ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये वक्रता त्रिज्या यही ना है। अब ये लीजिए, गोला ऐसे ना बनेगा, और बड़ा बनाए टेढ़ा हो गया, लो सीधा कर दे रहे हैं। अब ये जो है देखिए, ये समझो ये आर है और इसमें ये आर है। वक्रता त्रिज्या इसकी ज़्यादा है, ज़्यादा ही नहीं ज़्यादा इससे। अब अगर इसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा तो इसकी फोकस दूरी भी ज़्यादा होगी और इसकी फोकस दूरी कम होगी। अरे भाई जितना भी वक्रता त्रिज्या उसी का आधा होता है ना फोकस। अब समझिए ये जो नेत्र लेंस है इसको जैसे जितना मुड़ेगा, ये देखिए ये नेत्र लेंस जितना मुड़ेगा ना, मुड़ना यही इसी को बोलते हैं वक्रता। याद रखिए, वक्रता अगर इसकी बढ़ जा रही, ध्यान दीजिए, वक्रता मतलब इसका मुड़ना, ठीक है, इसका मुड़ना मतलब वक्रता। अब अगर वक्रता बढ़ रही है तो बताइए जो गोलक की त्रिज्या जो है वो बढ़ रही है घट रही है? ये देखिए जितना मोड़ेंगे, वक्रता जितनी बढ़ाएंगे, ये गोले का आकार त्रिज्या घट जाएगी। समझिए, वक्रता बढ़ाने पर, नेत्र लेंस की वक्रता को बढ़ाने पर वक्रता त्रिज्या घटती है। बात समझ में आई? वक्रता त्रिज्या घट जाएगी। क्या है? साफ नहीं है, देखो ये क्या है कि वक्रता जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, वक्रता जितनी ज़्यादा बढ़ेगी वक्रता त्रिज्या उतनी कम होती जाएगी। बात समझ में आया? चल, अब बात ये हमको समझनी है कि जब दूर वाली वस्तु देखनी है ना तो अधिक फोकस दूरी वाले लेंस की आवश्यकता होगी। अब अगर फोकस दूरी अधिक है तो वक्रता त्रिज्या भी अधिक होगी। बात समझ में आई? और जिसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होगी, जिसकी क्या मतलब, ये नेत्र लेंस है ना, ये जो नेत्र लेंस है ऐसा थोड़ी ना है कि दूर वाली वस्तु देखनी है तो कोई दूसरा लेंस लगाओगे, नज़दीक वाली है हटाओ दूसरा लगाओ, ऐसे नहीं होता ना। ऐसे नहीं होता। तो मतलब ये जो नेत्र लेंस है वही रहेगा, इसी की वक्रता कम ज़्यादा हो करके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को कम ज़्यादा करती है, ठीक। तो फोकस दूरी अगर अधिक करनी है तो वक्रता भी अधिक हो जाएगी और वक्रता त्रिज्या भी अधिक हो जाएगी। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या।
तो इसकी वक्रता जो है वो कम हो जाएगी, ज़्यादा वक्रता कम हो जाएगी भैया। ये मुड़ेगा कम, ये सीधा रहेगा तो गोला बड़ा बनेगा, मोड़ दोगे गोला छोटा हो जाएगा। तो वक्रता कम हो जाएगी तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, फोकस दूरी भी बढ़ जाती है। और कब ऐसा होता है? जब दूर वाली वस्तु देखनी होती है। बात समझ में आई? तेज बोल रहे हैं क्या? और जब निकट वाली वस्तु देखनी होती है, क्या होती है? निकट वाली वस्तु जब देखनी होती है तो फोकस दूरी को क्या करनी होगी? छोटी करनी होगी और आर को भी कम करना होगा, वक्रता को बढ़ाना होगा। बात समझ में आई? वक्रता को बढ़ाना होगा। समझ में आया? चलिए, अब जो है जब दूर वाली वस्तु देखनी है तो फोकस दूरी बड़ी हो जाएगी, निकट वाली वस्तु देखनी है तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो यही नेत्र लेंस है ना, ये जो है फोकस दूरी कम ज़्यादा करता है, वक्रता को कम ज़्यादा करता है। इसी क्षमता को हम कहते हैं समंजन क्षमता। समझ में आया? तो डायरेक्ट एक शब्द में, एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। और इसको और ज़्यादा लिखना चाहें, 2 नंबर में आए तो पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा? पहले तो परिभाषित कर लीजिए कि नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। जब दूर वाली वस्तु देखनी होती है तो फोकस दूरी इसकी, यहाँ से कहिए, जब दूर वाली वस्तु देखनी होती है तो वक्रता कम हो जाती है, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है। वक्रता कम हो जाती है मतलब सीधे हो जाता है, वक्रता कम हो जाती है और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। और जब निकट वाली वस्तु देखनी होती है तो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, वक्रता बढ़ जाती, और वक्रता जब बढ़ जाती है तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी कम हो जाती है। समझ में आया? इसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। अब आगे देखेंगे हम लोग जरा दृष्टि दोष, दोष जरा दृष्टि। ये जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष क्या होता है समझिए। जरा दृष्टि दोष यह जो है ज़्यादातर जो है ये वृद्धावस्था में आता है, जब मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। मांसपेशियां क्या होती हैं? शिथिल हो जाती, तब ये दोष उत्पन्न होता है। अब मांसपेशियां जब शिथिल हो जाएंगी ना तो समंजन क्षमता कम हो जाती। समंजन क्षमता मतलब नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता कम हो जाती है। वो जो फोकस दूरी कम ज़्यादा करने की जो क्षमता है, समझ रहे हैं? मांसपेशियां जब शिथिल हो गई तो जल्दी से फोकस दूरी ना तो कम कर पाएगा और ना ही ज़्यादा कर पाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए बात ये होती है कि दूर वाली वस्तु देखनी है, दूर वाली वस्तु देखनी है तो वक्रता कम हो गई है, फोकस दूरी अधिक हो गई है, दूर वाली वस्तु देख रहे हैं। नज़दीक वाली वस्तु देखनी है, मान लो इस आँख में, यहाँ जो आँख है, इस आँख में ये वाला दोष अगर है तो दूर वाली वस्तु तो देख रहे हैं किसी तरीके से। अब एकाएक नज़दीक देखना हो तो क्या होगा? फोकस दूरी को कम करनी पड़ेगी, तो उतनी जल्दी कम नहीं कर पाएगा, कुछ देर देखेंगे फिर दिखेगा साफ। बात समझ में? इसी तरीके से नज़दीक वाला देख रहे हैं तो फिर दूर वाला जब देखेंगे तो फिर उसको फैलने में समय लग जाएगा ना, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, अब दिखा, तो समझे? तो समय लग जाता है। वही समंजन क्षमता में कमी के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। आगे बढ़े। इसमें जो है द्विउत्तल लेंस की आवश्यकता होती है इस दोष के निवारण के लिए। चलिए, अच्छा, इसका कारण क्या है? मांसपेशियां का शिथिल हो जाना, और वृद्धावस्था में ये दोष उत्पन्न होता है। चलिए निकट दृष्टि दोष। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष में ये देखिए फिगर के माध्यम से बता दे रहे हैं। ये हमारा नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस का गोलक हो गया। ठीक, अब इसमें होता क्या है, यदि निकट दृष्टि दोष है ना तो ये प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके लेंस के निकट बन जाता है, लेंस के निकट बन जाता है, या कह लिए रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। तो यही बात लिखनी है। क्या लिखनी है? निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब नेत्र लेंस के रेटिना पर प्रतिबिंब ना बन करके रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। या कह सकते हैं कि रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में प्रतिबिंब बन जाता है, जिसके कारण वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यह निकट दृष्टि दोष होता है। फिर बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष में क्या, वस्तु को निकट करिए, इसको नज़दीक ले आइए तो रेटिना पा जाएगा ना। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं, और दूर कर देंगे तो दूर की वस्तुएं इसमें नहीं दिखाई देती। समझ में आया? चलिए, अब इस दोष का अच्छा कारण क्या हो सकता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई ज़्यादा, जब ये पहले बन गया तो क्या हो गई?
फोकस दूरी कम हो गई, और फोकस दूरी कम हो गई, और वक्रता त्रिज्या भी कम हो गई, और वक्रता क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये बातें याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछ लेता है। ठीक है, वक्रता बढ़ गई, वक्रता बढ़ जाने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है, निकट दोष। वक्रता त्रिज्या के कम हो जाने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है निकट दिश दोष होता है। ठीक है, आराम से। अब निकट दिश दोष हो गया, अब क्या लिखना है, ये कारण हो गया ना, कारण। एक कारण और देख लीजिए, पहला कारण तो ये हो गया वक्रता बढ़ जाना, ठीक। और दूसरा कारण इस गोलक में बताइए, गोलक का आकार बढ़ गया घट गया, गोलक का आकार, ये गोलवा पहले बढ़ गया तो ये पहले में मिल गया प्रतिबिंब, सही ना। गोलक का आकार क्या हो जाना, नेत्र के गोलक का आकार बढ़ जाना। अब इसका निवारण कर लिया जाए। इसके निवारण के लिए हमको जरूरत है कौन से लेंस की, ओ अब देखिए, इस दोष के निवारण के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम लगा देंगे निकट दिश दोष में अवतल लेंस। क्या लगाएंगे, अवतल लेंस। ये आने वाली प्रकाश की किरण को क्या करेगा, फैला देगा। इसके मुख्य अक्ष पर लिखिए ना, ये ऐसे, ठीक है। ये आने वाली प्रकाश की किरण को क्या करता है, फैला देता है, और जब फैला देगा तो ये फैल करके प्रतिबिंब इसका कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर। ये बातें अच्छे से आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ से प्रकाश की किरण क्या हुई, फैल गई, फिर यहाँ से नेत्र लेंस के द्वारा ये केंद्रित होकर के यहाँ आ गई। अभी देखिए, ये अवतल लेंस जो है वो क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कौन सा लेंस लगता है, अपसारी अभिसारी, है ना। तो ये क्या है, अपसारी, और ये क्या है, अभिसारी। ठीक है, चलिए। तो इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता हो, तो ये प्रकाश की किरण को फैला करके इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है। आई बात समझ में। चलिए आगे देखा जाए दूरदिश दोष। या दूरदिश दोष में प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, रेटिना से दूर बन जाएगा। रेटिना से दूर मतलब ये लीजिए, रेटिना के बाहर भी कर सकते हैं, गोलक के बाहर बन जाता है, गोलक के बाहर बन जाता है। अब इसमें क्या हो, कौन सा दिखाई देगा, कौन नहीं दिखाई देगा, निकट दूर। अब इसमें देखिए, निकट ले आएंगे तो ये दोष और बढ़ जाएगा, इसको दूर कर देंगे तो जा करके रेटिना पर बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, दूर वाला रेटिना बन रहा है ना, तो दूर वाली वस्तु दिखाई देगी, निकट वाली नहीं दिखाई देगी। कारण क्या है, कारण पहला, फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, वक्रता त्रिज्या भी क्या हो गई, बढ़ गई, और वक्रता कम हो गई, वक्रता कम हो गई। बातें याद हो गई। अब दूसरी बात क्या है, गोलक का आकार, गोलक का आकार कम हो गया, गोलक का आकार कम हो जाना। अब इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगेगा, ध्यान दो, उत्तल लेंस लगा दे। नहीं दिख रहा है, लगा लो, नहीं तो टकरा के कहीं गिर जाओगे। दिख रहा है, चल। तो ये है उत्तल लेंस लगाएंगे तो ये प्रकाश की किरण को थोड़ा सा मोड़ देगा, देख रहे हैं यहाँ से, और फिर यहाँ से उत्तल लेंस अगला वाला आया तो ये बना देगा रेटिना पर प्रतिबिंब। समझ गए, यहाँ दोनों जगह से इसको मोड़ देंगे, सही है। चलिए, तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा रेटिना पर। इस दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस की आवश्यकता होती है, चलो आगे बढ़े। ये अगला अबिंदुकता। तो इसमें क्या होता है कि क्षैतिज, ये शायद सिलेबस में है नहीं, वैसे बता दे रहे हैं कि इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब एक साथ रेटिना पर नहीं बन पाता। क्षैतिज वाला बन पाता है तो ऊर्ध्वाधर नहीं बन पाता, अगर ऊर्ध्वाधर बन रहा है तो क्षैतिज नहीं बन पाता है। ठीक, ये बातें हैं। वर्णांधता, वर्णांधता क्या होता है कि जब रंगों का निर्धारण स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता तो उसमें जो दोष उत्पन्न होता है वो होता है वर्णांधता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश, थोड़ा चित्र बना दें इसमें। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश की किरण जब प्रिज्म में से गुजरती है ना तो क्या होता है,
क्या होता है? होता क्या है? हैं? ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है जी। गजब बेइज्जती है। ये लो, प्रकाश की किरण ऐसे आई, अब इसमें ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। 7 रंग दिखा दें। 7 रंग कौन कौन है? अच्छा, पहले लाल, विबग्योर, विबग्योर, YOR, ठीक है। तो ये 7 रंग होते हैं लाल। अब देखिए सबसे नीचे जो है आपका आएगा, अच्छा इसमें बैगनी कलर कौन सा? ये वाला है। चलिए ये लीजिए, बैगनी कलर यहाँ दिखा दे रहे हैं। और दूसरा इंडिगो कौन करेंगे? जामुनी कलर, पता नहीं कौन, यही कर दे रहे हैं। कौन सा? ये जामुनी नहीं। अच्छा चलो, ये जामुनी हो गया। तो ग्रीन ब्लू कौन सा होगा तब? ये वाला कर लो यार, अलग कर लो थोड़ा सा। इंडिगो इसको कर लो, इसको ब्लू कर दे रहे हैं। हाँ, जामुन नए कलर में बदल गया। अब यहाँ से लिख लो ये ग्रीन, और फिर इसके बाद क्या? येलो। और ये ऑरेंज वाला ये हो गया मान लो, और फिर इसके बाद ये रेड वाला। ठीक, अब ये देखिए, समझिए, ध्यान दीजिए। तो अलग अलग रंग है ना, तो सभी रंगों में कौन सा रंग ज़्यादा मुड़ रहा है? बैगनी सबसे ज़्यादा मुड़ रहा है। अपवर्तन इसका ज़्यादा है। सबसे कम कौन मुड़ रहा है? रेड। तो इसमें बैगनी रंग का जो है मुड़ना ज़्यादा, मतलब विचलन ज़्यादा होगा, तो इसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा। याद रखिए, अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा, प्रकीर्णन भी ज़्यादा होता है। प्रकीर्णन समझते हैं? जाने दीजिए, क्या करेंगे समझ के बता दें। प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण आती है तो वायुमंडल में जो धूल मिट्टी के कण है ना, उन धूल मिट्टी के कणों के द्वारा प्रकाश की किरण अवशोषित करके उत्सर्जित कर दी जाती है। अवशोषित करके उत्सर्जित कर जाती है, इसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं ना। या सीधे सीधे कह सकते हैं प्रकाश की किरण का फैलना। और जब अवशोषित करके उत्सर्जित होती है ना, चारों तरफ उत्सर्जित होती है, वही फैलना। प्रकाश की किरण का फैलना जो है प्रकीर्णन कहलाता है। और ऐसे कहेंगे तो पूरी बात स्पष्ट तब होगी। कैसे? वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कणों के द्वारा प्रकाश की किरण का अवशोषित करके उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। इसी प्रकीर्णन के कारण जो है क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है। चंद्रमा से देखेंगे तो काला दिखाई देगा ना। काला क्यों दिखाई देगा? क्योंकि चंद्रमा के चारों तरफ वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है, धूल मिट्टी के कण नहीं है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। प्रकीर्णन नहीं हो पाता तो प्रकाश किरणें नहीं फैलती हैं, तो नहीं दिखता, काला दिखता है। समझ गए? चलिए ये बात देखिए, यहाँ से किस रंग का विचलन, अपवर्तनांक, प्रकीर्णन ज़्यादा होता? सब चीज़ें भाई बैगनी की ज़्यादा होती हैं, 2 चीज़ छोड़ करके। क्या? चाल। लाल की चाल ज़्यादा है। हाँ, लाल की चाल और इसकी तरंग दैर्घ्य भी ज़्यादा। 2 बातें इसकी ज़्यादा हैं, बाकी सभी चीज़ें बैगनी रंग की ज़्यादा हैं ना। लाल रंग की चाल और तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, बाकी सब चीज़ें कम होती हैं। यदि कहा जाए, ध्यान दीजिए, प्रश्न में बहुत आता है, निम्न में से ऐसे दे दिया जाएगा, लिख दें, समय लग जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तो। बैगनी, लाल, पीला, नीला, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें कहा जाए कि किस रंग की चाल सबसे अधिक है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा है, ऐसे समझ रहे हैं। आगे बढ़ें। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझ में आया? क्या है? प्रकाश, हाँ, जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक लाइन में ऐसे भी कह सकते हैं, प्रकाश की किरण का 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश की किरण, कौन सी प्रकाश? श्वेत प्रकाश किरण। श्वेत प्रकाश किरण कौन सी होती है? जिसमें 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण का 7 रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आगे बढ़ो। नेत्र लेंस का उपयोग, इसको जो है प्रैक्टिकली बता देंगे। हो, खत्म हो गया सब। वाह,
ठीक है, तो चलिए, तो इस प्रकार से जो है पूरा लेंस का काम हमारा खत्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग नेत्र लेंस से रिलेटेड सभी प्रकार के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।